अहम खबर है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज फाइनल मार्का है और पाकिस्तान ने 243 रन का हदफ दिया है न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए। सह मुल्की सीरीज का फाइनल पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार ही देखने में आई और मजमूई तौर पर 243 रन का हदफ दिया गया है पाकिस्तानी टीम की जानिब से न्यूजीलैंड को। ये भी सूरत हाल देखने में आई थी कि 161 रन ही थे कि उसी वक्त आधी टीम जो है वो आउट हो चुकी थी। सह मुल्की सीरीज का फाइनल और आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 243 रन का हदफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है न्यूजीलैंड को जीतने के लिए। जब पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग स्टार्ट की तो 142 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई थी, जबकि फ़खर जमान ने 10 और सऊद शकील ने 8 रन बनाए थे। फ़हीम अशरफ 22 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद फिर बाबर आजम ने सिर्फ 29 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 46 रन बनाए और आउट हो गए, जबकि सलमान आगा 45 रन बनाकर आउट हो गए थे। 243 रन का हदफ दिया गया है पाकिस्तानी टीम की जानिब से न्यूजीलैंड को जीतने के लिए। कराची के नेशनल स्टेडियम में ये मैच जारी है और पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 243 रन का हदफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है न्यूजीलैंड को जीतने के लिए। सह मुल्की सीरीज का फाइनल है जो कि कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी है। मोहम्मद रिजवान ने जब टॉस जीता तो उनका ये कहना था कि आज बैटिंग के लिए जो पिच है वो साजगार लग रही है और इसलिए पहले बैटिंग का फैसला किया है कि आज का दिन नया है, ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। दूसरी जानिब जो न्यूजीलैंड के कप्तान थे उनका ये कहना था कि आज पिच पर घास नज़र आ रही है, हाई स्कोरिंग मैच होगा, विकेट उमूमी तौर पर अच्छी लग रही है, अच्छी बॉलिंग कराने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें टीम की तो बाबर आजम, फ़खर जमान, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद टीम में शामिल हैं और कौमी टीम में आज एक तब्दीली भी की गई। मोहम्मद हसनैन की जगह फ़हीम अशरफ को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। फ़हीम अशरफ ने 22 रन बनाए और वो आउट हो गए और पाकिस्तान की जानिब से न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 243 रन का हदफ दिया गया है। मोहम्मद रिजवान ने 46 रन स्कोर किए, सलमान अली आगा ने 45 रन बनाए हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है ये मैच जारी है कराची के नेशनल स्टेडियम में और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन आज भी मुश्किलात का शिकार ही नज़र आई और आधी टीम जो है वो सिर्फ 161 रन पर ही आउट हो गई थी। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइन आज एक बार फिर नाकाम नजर आई है? हेलो जी, सवाल जरा रिपीट कर दीजिएगा। इमरान साहब, क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरह से कहा गया था कि पिच अच्छी है, साजगार है बैटिंग के लिए, लेकिन उतना बड़ा स्कोर पाकिस्तानी टीम की जानिब से दिया ना जा सका? देखिए, जो सबसे बड़ा इशू हमारा शुरू से चलता आ रहा है वो है ओपनिंग स्टार्ट। हमें ओपनिंग का आगाज जो है वो अच्छा नहीं मिल रहा। मेकशिफ्ट ओपनर के साथ जा रहे हैं, बाबर को जबरदस्ती का हमने ओपनर बनाया है। हालांकि बाबर बाद में क्लेम कर सकते हैं कि वो एज ए ओपनर तो कभी खेले ही नहीं, उन्हें तो एज ए वन डाउन प्लेयर आना होता है। तो ये जो मोमेंटम हमारा खराब हुआ सामी यूब के अनफिट होने के बाद, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पिच को भी जो है वो सही तरह से रीड नहीं किया गया। ये आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से हम पिच को रीड नहीं करते और अकॉर्डिंग टू प्लान जो है वो अपनी जो बैटिंग है उसको नहीं करते। रिजवान और सलमान अली आगा रोजाना तो 100 नहीं करेंगे ना, जब तक आप कैलकुलेटिवली सब थोड़े थोड़े रन नहीं करेंगे तो कभी भी आप 300 के पास नहीं पहुंच सकते। लेकिन दाद देनी होगी यहाँ के जो न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं, उन्होंने क्या शानदार बॉलिंग की है और कैसे मार्क किया है सबको, जहां जहां जिनकी खामियां थी उनको उन्होंने वहीं पर बॉल करके आउट किया है। और फिर जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती थी खुशदिल शाह के ऊपर और साथ ही साथ फ़हीम अशरफ, जिनकी सिलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान था और बहुत तनकीद हुई क्रिकेट के हलकों में कि इनको किस तरह से टीम में ले आए। दोनों कोई 1 साल के बाद आ रहा है, कोई 2 साल के बाद टीम में डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ गया, तो इसकी जिम्मेदारी तो फिर उन लोगों पर बनती जिन्होंने उन्हें सेलेक्ट किया। अब देखिए 250 के करीब ही रन हुए हैं, हालांकि ये पिच जो था तकरीबन 300 प्लस या 325 की ये पिच थी, जिसके ऊपर आपने देखा होगा इब्तदाई जब टॉस हुआ तो वहां पर भी जो कप्तान थे। ठीक है इमरान सुहेल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, बदी जमान से भी बात करेंगे। बदी, बताइएगा अभी तक जो पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग की गई है वो कैसी रही, क्योंकि स्कोर तो काफ़ी कम है और जो शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं उनके क्या तबसरे चल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अभी इमरान भाई ने बात की कि पिच को रीड नहीं कर सके, देखिए पिच का इसमें कसूर नहीं है। पिच मैं आपको पहले बताया था कि बैटिंग ट्रैक बनाया गया। असल में जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग थी
वो बड़ी जबरदस्त थी। खासतौर पर उनके जो फास्ट बॉलर थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और दरमियान में जब उनके स्पिनर आए जिसमें उनके कप्तान सेटनर जो है वो आए, और उन्होंने जिस अंदाज से बॉलिंग की और जिस तरीके से उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 20 से 22 रन दिए, और ये एक जो है वो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की बैटिंग का। शुरू में आपको पता है फखर जमान, बाबर आजम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, सऊद शकील जल्दी आउट हो गए। अच्छी पार्टनरशिप हुई 88 रन की जो है वो फखर जो सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान के दरमियान, लेकिन वो पार्टनरशिप टूटते ही पाकिस्तानी जो बैटिंग है बिल्कुल सड़खड़ा गई है और उस तरह की बैटिंग नहीं हो पाई। सिर्फ तो ये शायद नीचे आके 38 रनों पे 22 रन जो है वो फहीम अशरफ बना सके, पर 19 रन निकाल दिए जाए नसीम शाह के, तो आपके पास स्कोर टोटली 220 बचता है। तो पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए, 49 या 3 ओवर में पाकिस्तान टीम आउट हो गई है। तो ये लम्हा फिक्रिया जरूर है कि एक मैच में आप 350 रन 100 रन का टारगेट चेज करते हैं और फिर अगले मैच में जो है वो आपसे 250 रन नहीं बनते। तो यहाँ जो टॉप ऑर्डर है उसको जो खास तौर पर अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम काफी हद तक आउट ऑफ फॉर्म में जरूरत नहीं करे। सऊद शकील की देखें, हम पहले भी बातें करते रहे हैं कि सऊद शकील की वनडे स्क्वाड में जगह नहीं बनती, क्योंकि वो एक टेस्ट प्लेयर है और टेस्ट प्लेयर के लिए जो है वो सेट होने में विकेट पर बहुत वक्त लगता है। तो अब जो पाकिस्तानी बॉलर पे सारी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह की बॉलिंग इस पिच भी करते हैं, जिस पिच पर न्यूजीलैंड ने जो है आप इतना जो है वो जबरदस्त बॉलिंग की और अब बिल्कुल पॉइंट पे बॉलिंग की, जहां जरूरत थी वहीं बॉलिंग की। फिर उनकी जो कप्तानी थी वो बहुत जबरदस्त हुई, फील्डिंग जो अच्छी थी जिसमें बड़े जबरदस्त उनके कैच भी लिए गए। तो यहाँ पर अब पाकिस्तानी बॉलर पर जिम्मेदारी है कि जो नसीम शाह है, फिर शाहीन शाह अफरीदी है, उसके अलावा फहीम अशरफ को डाला गया है, वो है इब्रार अहमद जो स्पिनर है, और यहाँ पर कमी आपको ठीक है बदरुज़्ज़मा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इमरान सुहेल, अब आप क्या समझते हैं कि बॉलिंग की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो किस तरह की बॉलिंग करवाएं कि ये जो टारगेट है वो उनके लिए मुश्किल हो जाए बनाना? देखिए, फास्ट बॉलिंग अगर हम अपने अटैक की बात करें तो पहले से ही हारिस रऊफ अनफिट है। हसनैन ने कल बॉलिंग की, वो रिदम में दिखाई नहीं दिए। उनकी जगह पे फहीम अशरफ आए जो कि इतनी पेस भी नहीं रखते हैं। अब प्रेशर जो है वो फिर से नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी पर आ गया है कि इन दोनों को जो है वो इब्तदाई ओवर में जो है वो विकेटें हासिल करनी है। अगर ये इब्तदाई ओवर में विकेटें हासिल नहीं करते 2 से 3, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्पिनर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे, आपने देखा होगा। लेकिन आज मुझे जो पिच के अंदर टर्न दिखाई दिया, ब्रेक दिखाई दिया कि हाँ कहीं ना कहीं आज वाला जो पिच है वो ब्रेक जरूर वहां पर मिल रहा है, लेकिन पिछले मैच में ना ब्रेक मिल रहा था ना स्पिन मिल रहा था। तो यहाँ पर स्पिनर्स भी आपके काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, न्यूजीलैंड के जो पूरा अगर उनका बेंच स्ट्रेंथ देखे, जो उनका कोचिंग स्टाफ है वो पूरा मार्क करता है। मैं पहले भी कहा कि वो मार्क करके खेलता है। तो अगर हमने अपनी जो प्लानिंग करनी है, देखिए इस पिच के ऊपर 250 रन को डिफेंड कर लिया अगर पाकिस्तान ने, तो मैं समझूंगा ये बहुत बड़ा एक मार्का होगा। मेरे ख्याल से रिजवान को जब पता था कि वो उन्होंने 350 रन चेज किए हैं, तो अगर टॉस जीतकर वो चेज करते और उनको पता था कि उनकी जो टीम है वो चेज में अच्छी है और उनका एक कॉम्बिनेशन बन गया है, तो उनको मेरा ख्याल है कि शायद आज भी वो खुद चेज कर लेते और कहते कि हम पहले फील्डिंग कर रहे हैं। और जो एडवांटेज होता है इब्तदाई ओवर्स में थोड़ा सा पिच का, हालांकि वो है ड्राई, लेकिन थोड़ा बहुत एडवांटेज जो होता है कि आप आकर अभी जरा पिच के ऊपर सेट होने में टाइम लगता है, वो उठा सकते थे। लेकिन अब 250 रन में हम क्या कर सकते हैं? ये इब्तदाई 10 ओवर आपको बता देंगे कि मैच की जो साइड है वो किधर जा रही है। अच्छा इमरान साहब, टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करना पाकिस्तान के लिए सही था? देखिए टॉस, देखिए बदी भी बता रहे थे कि कल हमने 350 चेज कर लिया और आज अगर आपको चांस मिला ही है तो फिर आप आज भी चेज पर चले जाते, क्योंकि आप मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो ज्यादातर चेज के ऊपर जा रही है। T20 में देखिए जो भी टीम टॉस जीती है वो चेज करती है। तो अगर आपको पता चल गया था कि आपका टीम कॉम्बिनेशन जो है वो चेज करने में अच्छा बनता जा रहा है, तो अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी चेज करना पड़े तो फिर आप क्या करेंगे? तो मेरा ख्याल है हमें अपनी स्ट्रेंथ पर ही खेलना चाहिए। अगर हम आपकी बॉल देखिए, जिस टीम की बॉलिंग थोड़ी हल्की होती है वो टीम हमेशा जो है वो जाके चेज करती है। हमारी कभी बनता ही नहीं था हमारा पहले बैटिंग करना, क्योंकि जब आपकी फास्ट बॉलिंग तगड़ी हो फिर आप जाके उसको डिफेंड करने में मूड में होते हैं। आपकी फास्ट बॉलिंग काम नहीं करी, स्पिनर काम नहीं करे, आप 250 रन किस तरह डिफेंड करेंगे? ठीक है बदी, आप क्या समझते हैं, यही फैसला गलत हुआ है? बिल्कुल, आप इमरान भाई ने इनकी बात को मैं सेकंड करूंगा। आपको अपनी बॉलिंग पे एतमाद ही नहीं है, तो अगर आपको अपनी बॉलिंग पे एतमाद नहीं है तो फिर आपने जो जिस तरह का फैसला लिया है, मेरे ख्याल में जब आप एक 350 रन चेज करते हैं तो फिर आपको चेज में ही जाना चाहिए था। इसमें जो आपका कॉम्बिनेशन बन गया था, और आज अगर आप चेज में जाते और
न्यूजीलैंड को इस विकेट पर अगर आप 250 या 260 रन पर आउट करते तो फिर आपके लिए आसानी भी हो जाती है और फिर आपको एक अपने स्क्वाड को चेक करने का मौका भी मिल जाता है, क्योंकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी का इब्तिदाई मैच भी किसी टीम के खिलाफ किसी मैदान पर खेलना है, तो आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग, जिस तरीके उनके फास्ट बॉलर ने किया, हालांकि उनके जो मेन फास्ट बॉलर थे मैट हेनरी वो इस मैच में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके जो तीनों फास्ट बॉलर थे उन्होंने आउट क्लास बॉलिंग की। फिर उनको दोनों स्पिनर जो है बेस्टवेल और उसके अलावा सैटनर ने जिस तरह से बॉलिंग की, तो ये बता दिया है। तो हमारे पास एक स्पिनर वैसे भी कम है, हमने स्क्वाड में स्पिनर डाला भी कम है, तो आप जब आपके पास रेगुलर स्पिनर नहीं होगा तो आप कैसे दूसरी टीम को काबू करेंगे? तो पार्ट टाइम स्पिनर से आप कितनी देर कितने ओवर डालेंगे? ज्यादा से ज्यादा आप 4 या 5 ओवर करवा लेंगे, लेकिन पार्ट टाइम की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपके पास रेगुलर स्पिनर होना चाहिए। यहाँ अब पाकिस्तानी बॉलर की जिम्मेदारी है, जिनको आप नसीम शाह या शाहीन शाह अफरीदी, इनको अब वो पार्ट प्ले करना होगा जो पहले वो किया करते थे। लेकिन वदीर, सारी जिम्मेदारी सिर्फ बॉलर्स की तो नहीं है। अगर हम बैटर्स की बात करते हैं तो रिजवान ने सिर्फ 46 रन बनाए हैं और कोई भी खिलाड़ी जो है वो 50 से ऊपर रन बना ही नहीं सका है, तो नाकामी तो यहाँ पर भी है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान टीम एक दिन कुछ होती है, दूसरे दिन कुछ होती है। एक दिन वो 350 रन चेज कर लेते हैं, दूसरे दिन उनसे 250 रन नहीं बनते, यही मसला है। अब 46 रन जो है वो टॉप स्कोर है रिजवान का। उसके बाद जो है वो सलमान आगा रन किए हैं, 38 रन जो है तैयब ताहिर ने किए, फिर नीचे 22 रन आगा फहीम अशरफ ने किए। तो यहाँ पर आपको जो 6 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको किस तरीके से बैटिंग करनी है, विकेट टू विकेट, कैसे विकेट को भी बचा के रखना है और रन भी निकालने हैं। इमरान सुहेल भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आपको क्या लग रहा है कि अभी कौन से ऐसे बैटर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? देखें, इब्तदाई जो बैटर्स है लास्ट टाइम अगर आप देखें, मैं लोअर ऑर्डर की पहले बात कर लूँ, फिलिप्स को आप देखेंगे उन्होंने लोअर ऑर्डर पर आकर जो इनिंग खेली। फिर उसके बाद जो सेंचुरियन थे लास्ट मैच में न्यूजीलैंड के, उन्होंने शानदार बैटिंग की। मुझे लगता है कि इब्तदाई जो विकेटें हैं वो हमें हासिल करना बहुत जरूरी है, ताकि हम अगर इब्तदा में अगर हम प्रेशर डालेंगे ओपनर्स के ऊपर, खास तौर पर अगर ओपनर्स को हम काबू कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है शायद हम 250 रन को कहीं ना कहीं मैच फंसाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर इब्तदाई 10 ओवर्स में पाकिस्तान विकेटें हासिल कर लेता है और उनको रन्स बनाने से रोकता है तो फिर कुछ चांस बन सकता है कि पाकिस्तान इसको जो न्यूजीलैंड की टीम है उसको जल्द आउट कर सके। बहुत शुक्रिया इमरान सुहेल और बदिउज़्ज़मा, आप दोनों ने मैच पर हमसे गुफ्तगू की।